कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एबी फाउंडेशन क्लासेज में। आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी इसके अंदर जीवाश्म खाद्यों का महत्व। जीवाश्म खाद्यों का महत्व से जो जीवाश्म खाद्यों का महत्व चल रहा है वो अपना तीसरा पार्ट रहेगा। इसमें थर्ड पार्ट है ये जीवाश्म खाद्यों का महत्व। इससे पीछे जो अपने दो पार्ट चलते हैं इसके अंदर, वो फर्स्ट पार्ट तो अपने हुआ था पौधों में जो आवश्यक पोषक तत्व उनसे रिलेटेड उनका पूरा डिटेल के अंदर अपना अध्ययन किए थे। उसके बाद में जो अपना सेकंड पार्ट चला था, सेकंड पार्ट के अंदर अपना उर्वरकों के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से उर्वरक, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक और पोटाश युक्त उर्वरक, उनके बारे में जाने थे। इसके बाद में अपना जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो अपना इसके अंदर तीसरा पार्ट चल रहा है जीवाश्म खाद्यों का महत्व। जीवाश्म खाद्यों का महत्व इसके अंदर आप ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हल की जाएगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक में आता है NCOF। फर्स्ट टॉपिक में आता है NCOF। NCOF क्या होता है? NCOF क्या होता है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक NCOF। जो इसका जो NCOF है वो कहाँ है? वो है गाजियाबाद में। ये है अपने गाजियाबाद के अंदर है। जो गाजियाबाद है यूपी में। गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में। NCOF की जो है वो है अपने गाजियाबाद यूपी के अंदर। आगे चलते हैं इसके अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना। कब लागू हुई? ये हुई 2015 के अंदर। 2015 के अंदर ये लागू हुई। इस योजना का क्या मतलब है? इस योजना का ये मतलब है यहाँ पर कि इसमें जो जैविक खेती है, भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसको आप यहाँ देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। यानी भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। कब किया गया? 2015 के अंदर। आगे चलते हैं इसके अंदर जैविक खेती से रिलेटेड आप देखिए। इसमें जैविक खेती के लिए किसानों को जैविक खेती प्रमाण पत्र, जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को जैविक प्रमाण पत्र व जो इनकी संस्था होती है संस्था द्वारा दिया जाता है। इनको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है वो देखिए। इसमें वो कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम क्या है? वो है PGS इंडिया। PGS इंडिया द्वारा इनको जो जैविक खेती के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है वो कौन सी संस्था है? PGS इंडिया। PGS इंडिया है वो जो अपने NCOF है, NCOF की ब्रांच है। NCOF की ब्रांच PGS इंडिया है वो NCOF की ब्रांच है
पीजीएस इंडिया जो अपने जैविक खेती के लिए जो किसानों को जो जैविक खेती प्रमाण पत्र दिया जाता है वो अपने पीजीएस इंडिया द्वारा दिया जाता है जैविक खेती प्रमाण पत्र। जो किसानों को जैविक खेती के लिए जैविक खेती प्रमाण पत्र दिया जाता है वो दिया जाता है अपने पीजीएस इंडिया द्वारा। आगे चलते इसके अंदर आगे देखिए इसमें आगे जो अपने आता है वो देखिए जीवाश्म खाद। इसके अंदर अपन जीवाश्म खाद पढ़ेंगे इसके अंदर, इसको आप नोट कर लीजिए। जीवाश्म खाद के अंदर देखिए आप इसमें जीवाश्म खाद। जीवाश्म खाद हम बोलेंगे किसे, वो देखिए इसमें खाद पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, खाद जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरता क्षमता बनाए रखते हैं। जैविक खाद हम उन्हें बोलेंगे जिसमें हम जो हमारी भूमि में जो खेती के लिए हम जो उर्वरक मिलाएंगे, जो खाद मिलाएंगे, वो अपनी जो भूमि की उर्वरता है उसको बनाए रखते हैं। हम उनसे आमतौर पर हम जैविक खाद बोलते हैं। इसके आगे आता है जैविक खाद। जैविक खाद संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जैविक खाद है ये एक संस्कृत जैविक खाद है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखिए इसके अंदर जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीव का अंश जीवाश्म। जो जैविक कार्बनिक जिसे हम जैविक कार्बनिक भी कहते हैं, जीवाश्मों को जैविक कार्बनिक भी कहते हैं। आगे देखिए इसके अंदर जैविक खादों का फसल पर प्रभाव रहता है। जैविक खादों का जो फसल पर प्रभाव रहता है वो अपने कितने ईयर तक रहता है, कितने मंथ तक रहता है, वो आगे देखिए आप इसके अंदर। जो अपने FYM होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर FYM। आगे देखिए इसके अंदर जो इसका प्रभाव रहता है FYM का, इसका जो प्रभाव रहता है वो अपने रहता है 2 से 3 वर्ष तक। इसका प्रभाव रहता है 2 से 3 वर्ष तक। जो FYM अपन जो खाद देते हैं अपनी भूमि के अंदर, उसका जो टाइमलाइन होता है वो यानी कि भूमि के अंदर जो उसकी जो क्षमता रहती है, जो कार्य करता है, वो उसकी टाइमलाइन होती है, वो होती है 2 से 3 वर्ष तक का इसका टाइम होता है। आगे देखिए इसके अंदर इससे जो अपना होता है इसके टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जो इस खाद से है, इस उर्वरक से है, वो हम टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए इसके अंदर जो टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं वो अपने इसके अंदर देखो, इसके अंदर जीवाश्म खाद भी आ जाएगा अपने इसके अंदर, और अपने इसके अंदर ये भी आ जाएगा। तो जो टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं वो इसके अंदर अपन जैविक खाद, मेनली जैविक खाद के द्वारा
अगर इसके अंदर मेनली पूछा जाए कि टिकाऊ खेती फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अगर इसके अंदर आ गया जैविक खाद द्वारा, एफआईएम या रासायनिक खाद द्वारा, इसके द्वारा या उपरोक्त सभी, तो इनमें से पूछ लिया जाए तो इनमें जो आमतौर पर आएगा वो अपने आएगा जैविक खादों द्वारा। जैविक खादों द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे देखिए इसके अंदर जो टिकाऊ फसल कैसे उत्पादन प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह मृदा की रासायनिक, भौतिक व जैविक अवस्था को सुधारता है। जो जैविक खाद होता है वो अपनी मृदा की जो रासायनिक और भौतिक और जैविक अवस्था को यह बनाए रखता है या उनको सुधारता है। आगे देखिए इसमें जैविक खाद देखिए, जैविक खाद के अंदर देखिए इसके अंदर जल धारण क्षमता, जैविक खाद के अंदर होता है वो फर्स्ट ऑफ इसके अंदर जल धारण की क्षमता पाई जाती है। आगे देखिए वायु संचार होता है, इसमें जो वायु संचार होता है वो अच्छे से वायु संचार। आगे देखिए इसके अंदर जो वायु संचार होता है उसके बाद जड़ों का विकास, यानी कि जो जैविक खाद होता है उसमें जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है, जड़ों का विकास। ये चीजें अपने जीवाश्म खाद या जैविक खाद जो है उनसे रिलेटेड है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो इसको। इंपॉर्टेंट चीज इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीवाश्म खादों में से, तो देख लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं इसके अंदर रासायनिक खाद। अब आएगा अपने रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के अंदर देखिए आप इसमें रासायनिक खाद पोषक तत्वों के साथ हार्मोन व एंटीबायोटिक, पोषक तत्वों के साथ हार्मोन व एंटीबायोटिक की पूर्ति करते हैं। पोषक तत्वों के साथ ये हार्मोन व एंटीबायोटिक की पूर्ति करते हैं, जिससे मृदा का पीएच मान व कार्बन व नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो इसमें बना रहता है। जो अपने रासायनिक खाद होते हैं पोषक तत्वों के साथ हार्मोन, आप नोट कर सकते हो साथ ही साथ में जो अपने रासायनिक खाद होते हैं इसमें वो सुन लीजिए, पोषक तत्वों के साथ हार्मोन व एंटीबायोटिक की पूर्ति करते हैं, और जिससे मृदा का पीएच मान व कार्बन व नाइट्रोजन अनुपात बना रहता है। आगे देखिए इसमें, आगे चलते हैं जीवाश्म खादों का जो वर्गीकरण होता है वो देखिए इसमें। जीवाश्म खादों का वर्गीकरण, जीवाश्म खादों का वर्गीकरण, इसके अंदर देखिए आप स्थूल कार्बनिक खाद्य, इसके अंदर दो आएगी, स्थूल कार्बनिक खाद्य और सांद्र कार्बनिक खाद्य। स्थूल कार्बनिक खाद्य और सेकेंड वो आता है अपने सांद्र कार्बनिक खाद्य। ये चीज आती है इसके अंदर, दो चीज आती है इसमें। आगे देखिए इसमें स्थूल कार्बनिक खाद्यों के अंदर जो अब इसमें जो पढ़ेंगे स्थूल कार्बनिक खाद्य वो देखिए इसमें स्थूल कार्बनिक
स्थूल कार्बनिक खादों के अंदर देखिए आप इसमें ऐसी जीवाश्म खादों में कार्बनिक खाद की मात्रा अधिक, ऐसी जीवाश्म खादों में कार्बनिक खाद की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। यानी कि जो अपनी स्थूल कार्बनिक खादें होती है, इसमें जो जीवाश्म खादों में जो होता है, इसमें स्थूल कार्बनिक खादों में जो जीवाश्म खादों में जो इनकी मात्रा होती है वो कार्बनिक खाद की मात्रा तो होती है अपने इसमें अधिक, और जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो होती है इसमें कम होती है। तो आप इसमें देख लीजिए, इसके अंदर आप देख लीजिए ऐसे इसमें क्या है, कार्बनिक खाद की मात्रा तो होती है वो अधिक, कार्बनिक खाद की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। स्थूल कार्बनिक खादों के अंदर होती है वो होती है इसमें जो कार्बनिक खाद की मात्रा होती है वो तो अत्यधिक होती है इसमें, और जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो इसमें कम पाई जाती है। तो इसके अंदर देखिए आप एग्जांपल के तौर पर आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट ऑफ इसमें जो अपने आता है वो आता है FIM, फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, फिर जो आता है वो आता है मानुरिस्टा, फिर जो इसमें आता है वो आता है चिड़िया की बीट, और इसमें आता है गंदी नाली का खाद आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर ये अपने जो इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें एग्जांपल, तो आप ध्यान रख लीजिए इसके अंदर कि कौन सा स्थूल कार्बनिक खादों का उदाहरण है या इनमें से कौन सा स्थूल कार्बनिक खाद है वो पूछ लिया जाता है इसके अंदर। तो आप देख लीजिए, पूछ लिया जाए वर्मी कंपोस्ट खाद है स्थूल कार्बनिक खाद, या इसके अंदर पूछ लिया सांद्र कार्बनिक खाद, या पूछ लिया जाए दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आगे आता है सांद्र कार्बनिक खाद, जो सेकंड है अपना, इसमें सांद्र कार्बनिक खाद है। सांद्र कार्बनिक खाद जो अपने स्थूल कार्बनिक खाद है उसका अपोजिट है। जैसे देखिए इसमें जो कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खाद की मात्रा इसके अंदर कम पाई जाएगी, और जो अपने इसके अंदर पाई जाएगी वो अधिक थी, और इसके अंदर वो कम है। वह पोषक तत्व की मात्रा अधिक, जस्ट अपोजिट होगा इसका। तो आप देखिए इसमें अब इसके अंदर जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो देखिए, इसके अंदर जो एग्जांपल होगा वो होगा अपने होती है खलिया, इसके आगे आती है अपने इसमें हड्डी का चूरा, आगे आता है इसमें मछली का खाद, आगे आता है रक्त। ये सब अपने सांद्र कार्बनिक खाद के एग्जांपल है। अब इसके अंदर जो अपन आगे पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो प्लीज। तो आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे पढ़ेंगे इसके हम खाद, जो अपने खाद होते हैं कार्बनिक खाद कौन कौन से होते हैं, FIM, जो कंपोस्ट होता है वो पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट पढ़ेंगे, जो भी अपने खाद्य है उनके बारे में जानेंगे, उनमें जो अपने NPK की मात्रा है उनके बारे में जानेंगे कि इनमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी % होती है, पोटास की मात्रा कितनी % होती है, वो सब इसमें अब अपन पढ़ेंगे आगे इसमें। तो
तो आप आगे देखिए इसमें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो अपना जो मैं करवा रहा हूँ अभी। आगे देखिए इसके अंदर हम यहाँ आ जाएंगे अपने क्रम संख्या, यहाँ पर आ जाएंगे खाद, जिसका जो खाद है उसका नाम खाद, ये खाद दे रहेगी अपनी कार्बनिक। क्रम संख्या खाद कार्बनिक खाद जो, और जो आगे पढ़ेंगे हम इसके अंदर वो पढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन प्रतिशत, यहाँ पे आएगा फास्फोरस प्रतिशत और यहाँ आएगा पोटास प्रतिशत। नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत, फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत और पोटास की मात्रा प्रतिशत कितनी कितनी है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आप इसके अंदर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ जो इसके अंदर आता है वो देखिए, वो आता है FYM, यानी कि गोबर की खाद। इसके अंदर देखिए आप, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये पे। देखिए इसके अंदर FYM होता है गोबर की खाद, उसके अंदर जो अपने नाइट्रोजन मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 0.5%। 0.5% गोबर की खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो अपनी 0.5% पाई जाती है। आगे आता है इसमें फास्फोरस, फास्फोरस मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.25% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है अपने इसमें ओनली फॉर 0.5% पोटास पाया जाता है। आगे देखिए इसके अंदर कंपोस्ट, सेकंड आता है इसमें कंपोस्ट। कंपोस्ट के अंदर देखिए आप, इसमें जो कंपोस्ट में जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अपने इसके अंदर 0.5%, यानी कि FYM में और जो अपने कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सेम पाई जाती है 0.5%। आगे देखिए इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 0.15%, 0.15% इसके अंदर ये पाया जाता है। परसेंट मैंने ऊपर लगा दिया था, परसेंट के अंदर आएगा। आगे देखिए इसके अंदर, और जो इसके अंदर पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 0.5%। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा और पोटास की मात्रा है वो इनमें इक्वल है दोनों में। आगे देखिए, आगे चलते, आगे आता है अपने वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट को लिया, इसके आगे पढ़ेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के अंदर देखिए आप, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 3%। 3% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है। और जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 1%, 1.0% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो अपने पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.5% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। तो अपने इसके अंदर ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो अपने आता है वो आता है, इसके अंदर पढ़ेंगे चौथा जो आएगा अपने इसके अंदर वो आएगा टाउन कंपोस्ट। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 1.4%, 1.4% इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो फास्फोरस पाया जाता है 1.0%, 1% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.4%, पोटास पाया जाता है इसके अंदर। आगे देखिए इसके अंदर
पांचवें नंबर की जो खाद आएगी वो आएगी इसके अंदर मुर्गी की मीट, मुर्गी की मीट। इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है मुर्गी की मीट में, वो होती है 3.8%। 3.8% नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है। और जो अपने इसके अंदर वो फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है 1.5%, और पोटास भी पाया जाता है इसके अंदर ओनली 1.5%। आगे चलते हैं इसके अंदर मानव विस्तार। मानव विस्तार के अंदर देखिए आप, इसके अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है 1.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और जो इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 1.4%, और जो अपने पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 0.5%। आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है अपने इसमें हरी पत्तीदार खाद्य। इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे हरी पत्तीदार खाद्य। आगे जो आगे अपने आगे से आगे देखिए इसको आप, इसमें हम पढ़े थे खाद, कार्बनिक खाद। इसके आगे पढ़ रहे हैं इसमें हरी पत्तीदार खाद्य। वो यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन परसेंट। तो इसके अंदर जो अपने हरी पत्तीदार खाद्य के जो अंदर आएगा वो फर्स्ट आएगा, वो आएगा अपने इसमें सनई। सनई, सनई के अंदर जो नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है 2.30%। 2.30% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो आगे पाया जाता है इसके अंदर फास्फोरस, वो पाया जाता है 0.50% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो अपने इसके अंदर पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.80%। 1.80% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। सनई से आगे जो अपने इसमें जो क्रॉप आती है वो आती है डेचा। डेचा डेचे के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 2.50%, यानी कि 2.5% इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा परसेंट पाई जाती है डेचे के अंदर। और इसके अंदर जो अपने फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 0.60%। 0.60% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और जो इसके अंदर पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है 1.20% डेचा के अंदर पोटास पाया जाता है। आप इसको टेबल के अनुसार ही इसको नोट करें, उसी के अनुसार आप इसको याद करें तो काफी सुटेबल रहेगा आपके लिए। आगे आपने आता है इसमें नीम। तीसरा जो आता है वो आता है इसमें नीम। नीम के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो पाई जाती है 2.83%। 2.83% इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो, और इसके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 0.28%। 0.28% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो इसके अंदर आपका पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 0.35%। 0.35% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर सांद्रित खाद्य। सांद्रित खाद्य, सांद्रित खाद्य के अंदर देखिए आप इसके अंदर जो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे सांद्रित खाद्य के अंदर वो पढ़ेंगे इसके अंदर बिनोला की खली।
बिनोला की खली। बिनोला की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो पाई जाती है 6.4%, 6.4% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 2.9%, 2.9% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो अपने पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 2.2%, 2.2% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे आता है आपने इसके अंदर टू जो इम्पोर्टेंट रहता है मूंगफली की खली, मूंगफली की खली, मूंगफली सेकेंड है इसके अंदर वो है मूंगफली की खली। मूंगफली के अंदर जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो पाई जाती है 7.3%, 7.3% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है, जो पूछा जाता है इसमें हमेशा, तो आप ध्यान में रखिए इसके अंदर। और जो इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है मूंगफली की खली के अंदर वो पाई जाती है 1.5%, 1.5% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा परसेंट पाई जाती है। और इसके अंदर जो पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.3%, 1.3% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे जो अपने तीसरा आता है वो आता है इसके अंदर मूंगफली की खली के बाद जो आता है वो आता है अलसी, अलसी की खली, अलसी की खली। इसके अंदर जो अपने अलसी की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 4.9%, 4.9% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 1.4%, और जो पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.3%, 1.3% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे देखिए, आगे आता है इसमें सरसों की खली, चौथा आता वो आता है सरसों की खली। इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है सरसों की खली के अंदर वो पाई जाती है 5.2%, 5.2% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है। और इसके अंदर वो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 1.8%, 1.8% अलसी की खली के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो इसके अंदर पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.2%, इसके अंदर मात्र 1.2% पोटास पाया जाता है। आगे देखिए, इसके अंदर सरसों की खली के बाद में पाया जाता है इसमें कुसुम की खली। आगे आता है इसमें कुसुम की खली, कुसुम की खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 7.9%, 7.9% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट रहती है। आगे इसके अंदर देखिए फास्फोरस की मात्रा, कुसुम के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 1.2%, फास्फोरस पाया जाता है। और पोटास की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है इसके अंदर 1.9%, 1.9% इसके अंदर फास्फोरस पोटास की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 1.2%, और नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है 7.9%। आगे देखिए तिल की खली, तिल की खली के अंदर देखिए आप इसमें तिल की खली के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है 6.2%, और जो इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 2%, 2% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जो पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.2%, 1.2% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। आगे इसके अंदर देखिए, आगे इसमें पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर आती है अखाद्य खलिया, आगे इसके अंदर अखाद्य खलिया, अखाद्य खलिया। अखाद्य खलियों के अंदर देखिए आप इसमें अखाद्य खलियों के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है अरंडी की खली, फर्स्ट आता है अरंडी की खली। अरंडी की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है अपने इसमें 4.3%, अरंडी की खली नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 4.3%, और 1.8% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, और 1.3% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे आता है महुआ की खली, दूसरा आता है महुआ
की खली। महुआ की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 2.5%, 2.5% पाई जाती है। और इसके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 0.8%, और इसके अंदर जो पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.2%। देखिए इसके अंदर तीसरी जो आती है इसके अंदर खली वो आती है करंज की खली। करंज की खली, करंज की खली के अंदर देखिए इसके अंदर 3.9% नाइट्रोजन पाया जाता है करंज की खली में, और इसके अंदर 1.9% वो पाया जाता है फास्फोरस, और 1.2% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। चौथा जो आता है इसके अंदर वो आती है नीम की खली। नीम की खली इंपॉर्टेंट है, नीम की खली। नीम की खली के अंदर देखिए आप इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो पाया जाता है 5.22%, 5.22% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है 0.08%। फास्फोरस सबसे कम पाया जाता है नीम की खली में 0.08%, और इसके अंदर पोटास पाया जाता है वो पाया जाता है 1.5%। इसके अंदर पोटास पाया जाता है। आगे इसके अंदर अपने जो चैप्टर चलेगा वो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे हम गोबर की खाद। जो गोबर की खाद हम इसमें तैयार करने की विधियां पढ़ेंगे। इसके अंदर जो कंपोस्ट खाद आएगी, और फिर वर्मी कंपोस्ट आएगा, और हरी खाद आएगी इसके अंदर। इस तरह से अपना एक पार्ट और इसके अंदर तैयार हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सो गाइस, अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए।